नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की बंगाल चुनाव यात्रा है। इस वक्त मैं मुखातिब हूँ पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले की बोलपुर सीट। हो सकता है कि आप बोलपुर शब्द सुन के रिकलेक्ट ना कर पाएँ। आई विल मेक इट ईजी फॉर यू। वो जगह जहाँ पर शांति निकेतन है या विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, गुरुवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली। यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं अनिर्बान गांगुली, जो हमारे साथ हैं। और अनिर्बान गांगुली का परिचय ये है कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन उसके मुखिया हैं और बीजेपी में भी इनके पास तमाम ऑर्गेनाइजेशनल जिम्मेदारियां हैं। एक परिचय ये भी है कि जो अमित शाह के ऊपर जीवनी लिखी गई है उसके भी ये ऑथर हैं अनिर्बान गांगुली, और शिवानंद द्विवेदी ने वो जीवनी लिखी है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बोलपुर को टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बताया जाता है। 2 बार से यहाँ टीएमसी के चंद्र प्रसाद सिन्हा जीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी यहाँ दूसरे नंबर पर थी इस विधानसभा में। तो बहुत ही कन्वेंशनल पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहें तो एक मुश्किल सीट है। उस सीट पर आपको उतारने के पीछे क्या गुणागणित थी पार्टी की? देखिए, अभी हर सीट मुश्किल हो गया है टीएमसी के लिए। भाजपा के लिए कोई सीट मुश्किल नहीं है। और बोलपुर में 2019 से अभूतपूर्व समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। पिछले साल दिसंबर में यहाँ गृह मंत्री अमित शाह जी ने रोड शो किया था, विशेष करके बोलपुर, और एकदम जन सैलाब उभर के आया सामने। तो समर्थन पूरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए ये मुश्किल सीट नहीं है। और ये अभी बंगाल तृणमूल का गढ़ रहा नहीं, किसी सीट तृणमूल का गढ़ रहा नहीं, क्योंकि जब जनता तय करता है कि बदलाव लाएंगे तो वो फिर बदलाव लाते हैं, हर जगह बदलाव लाते हैं। तो उसी तरह बोलपुर में भी जन समर्थन, जनता का मन बना लिया है जनता ने कि इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कई जगह ये भी बात उठी कि बीजेपी ने यहाँ पे जो कैंडिडेट दिए हैं, यानी कि आप, उनका लोगों ने वो एक स्थानीय वाला शब्द उछाल रहे हैं कि लोकल कनेक्शन क्या है। 24 घंटा टिका नहीं ये नैरेटिव मेरे खिलाफ, क्योंकि ये जनता का नैरेटिव नहीं है। ये सिर्फ किसी तृणमूल कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता का नैरेटिव है। जनता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, मेरे परिवार का नाता बोलपुर, शांति निकेतन और गुरुदेव के साथ 80 दशक का है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो रेवोल्यूशनरी थे और बहुत एक दिग्गज नेता भी थे और लेखक भी थे, और उनका एक स्पेशल रिलेशन था गुरुदेव के साथ। एक दो है, उनका नाम ले लेंगे तो दर्शकों को जी, उपेंद्रनाथ बैनर्जी। और वो 10 साल सेल्युलर जेल में उनका सावरकर और बारिन घोष और इनके साथ थे। और उनका क्लासिक बंगला लिटरेचर में निर्वासित आत्मकथा, जो निर्वासित है उनका आत्मकथा, ये बंगला लिटरेचर में क्लासिक। और उनका ये लिखने के बाद से गुरुदेव के साथ 1924 से बहुत एक गहरा संबंध भी बना। दूसरा है, क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा तो मैं थोड़ा डिटेल में बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि बोलपुर के लोग तो मान लिया मेरे उत्तर और उन्होंने मुझे अपना लिया। सेकंड जो पॉइंट है, मेरा बचपन बीता श्री अरबिंदो आश्रम पौंडीचेरी में, और महर्षि अरविंद के साथ और गुरुदेव के साथ जो एक संबंध था, अभूतपूर्व संबंध था। और गुरुदेव ने किसी के लिए अगर कविता उत्सर्ग करके लिखा तो वो महर्षि अरविंद के लिए, और एक बार नहीं, 2 बार उन्होंने लिखा। और किसी के लिए अगर महर्षि अरविंद अपना आइसोलेशन में जो वो रहते थे साधना में, किसी के लिए अगर वो एक्सेप्शन उन्होंने किया तो 1928 में गुरुदेव के लिए किया। जब गुरुदेव श्रीलंका जा रहे थे पौंडीचेरी होते हुए, तो उन्होंने मांग किया कि मैं एक बार अरविंद को मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने एक्सेप्शन किया उस समय। मेरे पौंडीचेरी में मेरे कई गार्जियंस, मेरे अध्यापक जो थे, वो कई उनमें से गुरुदेव के अंडर डायरेक्ट शांति निकेतन में पढ़ा है, उनको तालीम मिला। तो मैं तो चैलेंज करके बहुत प्राउडली मैं कहता हूँ कि बोलपुर में आज कोई भी कहे कि ऐसा एक कैंडिडेट हो जिनके शिक्षक जो थे वो गुरुदेव के विद्यार्थी थे, कोई नहीं मिलेगा। मेरे शिक्षक, कई शिक्षक थे जो गुरुदेव के विद्यार्थी थे।
मैं दिखता हूँ शायद बहुत उम्र से कम, पर मेरा अनुभव बहुत रहा है। तो ये मेरा एक संबंध विश्व भारती के साथ, बोलपुर के साथ कई दशकों का, पारिवारिक और मेरा पर्सनल। तीसरा है, जो लोग मुझे बाहरी कहते हैं, सोमनाथ चैटर्जी को क्या कहा होगा उन्होंने, ये मैं पूछना चाहता हूँ। सोमनाथ बाबू 6-7 बार यहाँ से एमपी रहा, कलकत्ता के रहने वाले थे। एनसी चैटर्जी हुगली के थे, उनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं था बोलपुर, पर सोमनाथ बाबू आकर यहाँ लड़े, यहाँ से सदस्य बने, सांसद का स्पीकर बने, यहीं से स्पीकर बने। और उनके कार्यकाल में जो भी कुछ हम देख रहे हैं बोलपुर में हुआ, उनके कार्यकाल में ही हुआ। उनके बाद कुछ हुआ नहीं बोलपुर के लिए। तो अगर सोमनाथ बाबू बाहर ही नहीं है तो फिर मैं भी नहीं हूँ। और अंतिम जो बात मैं कहना चाहता हूँ इस विषय, मैं लोगों को कहता हूँ कि आप तृणमूल कांग्रेस के तालिका देख लीजिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। आप देखेंगे इस बार विधानसभा के लिए, आप देखेंगे कि उस कैंडिडेट लिस्ट में कई सारे बाहरी हैं। किसी को कलकत्ता से कहीं भेज दिया, किसी को कहीं और से कलकत्ता भेज दिया, किसी को नॉर्थ से साउथ बिठा दिया, किसी को साउथ से ऊपर बिठा दिया। तो मूल जो विषय है, ये बाहरी वाला नैरेटिव बंगाल के जो मानसिकता है, इस मानसिकता में है ही नहीं, था भी नहीं, होगा भी नहीं। ये सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी कुछ लोग सेकना चाहते हैं करके ये बाहरी वाला नैरेटिव चला रहे हैं। गुरुदेव जब शांति निकेतन का यहाँ उन्होंने शुरू किया, उनके साथ पियर्सन आए थे, एल्महर्स्ट आए थे, सिल्वैन लेवी भी आए, कई और अध्यापक सारा भारतवर्ष से आकर यहाँ गुरुदेव के चरण में रहे और उन्होंने शांति निकेतन में पढ़ाया। वो क्या बाहरी हैं? तो ये इसलिए 24 घंटा भी टिका नहीं है नैरेटिव मेरे खिलाफ। अनिर्बान ने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा उसमें और चीज़ें जोड़ देता हूँ। बोलपुर ही वो सीट है जहाँ पर 1980 में प्रणब मुखर्जी आकर चुनाव लड़े थे और प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा के पहले हिस्से में, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, इस बात का जिक्र किया कि कैसे इंदिरा गांधी ने रैली के बाद उनसे कह दिया था कि यू आर लूजिंग इलेक्शन। तो यहाँ से प्रणब मुखर्जी चुनाव हारे और जब सोमनाथ चटर्जी चुनाव हार गए 1984 का ममता बनर्जी के खिलाफ जादवपुर से, तब 1985 में वो यहाँ से बाई इलेक्शन लड़े थे और 2009 तक वो यहाँ के सांसद रहे। फिर ये सीट परिसीमन में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, एस से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सुरक्षित हो गई और उसके बाद से 2 बार से यहाँ पे रिजर्व सीट हो गई है। तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पे कब्जा है। प्रणबदा का जिक्र किया, मैंने नहीं किया कि प्रणबदा यहाँ खड़े हुए, हारे वो, पर प्रणबदा यहाँ लोकसभा में खड़े हुए थे, हारे 1980 में। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी बने, उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ हारे लोकसभा में, पर उनका पॉलिटिकल करियर शुरुआत हुआ। पर वो भी मजाक में एक दिन कह रहे थे, जैसे आपने कहा कि इंदिरा गांधी रात को या वेट कर रहे, रिजल्ट सारा निकल गया, मिसेस गांधी ने शाम को उनको फ़ोन किया, कहा कि आर यू वेटिंग टू मेक श्योर दैट यू हैव लॉस्ट, कम इमीडिएटली टू दिल्ली। तो फिर प्रणबदा गए और वो 80 के बाद से उनका करियर ग्राफ जो रहा, जाकर राष्ट्रपति तक। आपकी बातचीत होती थी प्रणबदा के साथ? मेरा बातचीत होता था राष्ट्रपति पद के उनके ख़त्म होने के बाद। पहले तो पौंडीचेरी जाते थे तो मैं मिला जब मैं विद्यार्थी था वहाँ, पर राष्ट्रपति कार्यकाल जब ख़त्म हुआ तो कई बार उनसे बातचीत मेरा होता था कई विषयों पर। और उनका अध्ययन भी बहुत रहता था, किताब उनको बहुत पसंद था, मुझे भी किताब बहुत पसंद है, मेरा अपना पर्सनल लाइब्रेरी था, है, उनका बढ़िया एक बहुत सुंदर पर्सनल लाइब्रेरी भी था। समय देते थे और उनका एक था कि बंगालियों को जहाँ भी मिलते थे, बंगाली जहाँ भी प्रतिष्ठित, उनसे वो संबंध और संपर्क बनाते थे अक्रॉस द पार्टी लाइन। और वो खुद विश्व भारती के लिए एक अभिभावक जैसे थे। ही वुड ऑलवेज बी कंसर्न्ड अबाउट शांति निकेतन, बोलपुर के लिए उनका नाता बहुत गहरा नाता था बोलपुर के साथ। आपने विश्व भारती का जिक्र किया, यूनिवर्सिटी का, आप यूनिवर्सिटी से किसी रूप से जुड़े हैं, कोर्ट के मेंबर वगैरह? अभी नहीं, पहले था। अनिर्बान, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि अभी आपसे मुखातिब होने से पहले, इस इंटरव्यू से पहले, मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स से, स्टूडेंट से बात कर रहा था, जिसमें अलग अलग छात्र संगठनों के भी लोग थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो CPM का ऑर्गेनाइजेशन है, SFI, उसके भी। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं विद्युत चक्रवर्ती, उनको लेकर बहुत नाराज़गी का स्वर था अक्रॉस द आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। और कई लोगों ने कहा, यहाँ पर स्थानीय पत्रकारों ने भी, कि जो बोलपुर शहर है
उसमें यूनिवर्सिटी के वीसी के बयान और क्रियाकलाप एक इलेक्टोरल मुद्दा है। आपका इस पे क्या सोचना है? नहीं, देखिए ज़रूर एक है कि वीसी, क्योंकि विश्व भारती क्या है कि ये जो मैं अभी जब जीत जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, हमको पहले से ही सोचना चाहिए था कि बोलपुर शहर इतना एक ऐतिहासिक रूप से इतना एक अहम शहर है, इसका पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है या इसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है, इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन द यूनिवर्सिटी। किसी ने 70 साल इसको सोचा नहीं, किया नहीं कि हमको अदर एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट करना चाहिए, ताकि स्थानीय लोग जो हैं उनके पास ऑप्शंस हो, उनके पास स्किलिंग हो, ऑप्शंस हो कि वो तय कर सकते हैं कि हम मैं ये करूँगा, ये नहीं, इधर मुझे नहीं जाना है। तो यहाँ उदाहरण के लिए देखिए, जैसे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर 2006 में जब सोमनाथ थे, उस समय यहाँ एक शिल्प इंडस्ट्रियल टाउन नगरी बनाने के लिए ज़मीन लिया गया, पर उस समय 2006-07 को तब तक ऑलरेडी लेफ्ट का डिक्लाइन शुरू हो गया था। सिंगूर, नंदीग्राम ये सब होते हुए वो ठप पड़ गया, ठंडा बस्ते में चला गया। उसके बाद ये 1.5 साल पहले सडनली ममता बनर्जी ने वहाँ विश्व बांग्ला यूनिवर्सिटी शुरू किया। किस लिए? शिल्पग्राम में जमीन पड़ा था शिल्प नगरी के लिए, वो नहीं हुआ, माने इंडस्ट्रियल हब के लिए वो नहीं बना, विश्व बांग्ला यूनिवर्सिटी। क्यों? लोग पूछ रहे हैं क्यों? आपको यहाँ विश्व भारती है, गुरुदेव ने यहाँ विश्व भारती बनाया, आपको क्यों लग रहा है कि आप विश्व बांग्ला यूनिवर्सिटी बनाएंगे? यूनिवर्सिटी का खासियत क्या है? क्या पर्पस सर्व करेगा? क्या करेगा वो यूनिवर्सिटी? आधा बिल्डिंग बन के पड़ा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, और कोई औचित्य नहीं है कि इतना बड़ा बीरभूम में आप कहीं और यूनिवर्सिटी आपको नहीं लगा कि बनना चाहिए, आपने यहाँ बनाया। तो इसलिए पहले बात तो हमको आगे आने वाले दिनों में, सालों में सोचना चाहिए, और सिर्फ सोचना नहीं, हमको इसको लागू करना चाहिए। वी शुड जनरेट अदर एरियाज, एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ दिस रीजन, ताकि यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंस एकदम कम हो जाए। और इतने नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए एवेन्यूज आ रहे हैं, उसको हमको बोलपुर में लाना है, नंबर 1। नंबर 2, इट्स राइट, मैं जब यहाँ आया मैं देखा कि ये विश्व भारती वाइस चांसलर के खिलाफ बहुत नाराज़गी है टाउन में, और बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उनका जो स्वभाव, बर्ताव और द वे ही टेक्स एक्शंस एंड ऑल दैट, इट इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, अनबिकमिंग। क्योंकि विश्व भारती जो है ये एक यूनिक यूनिवर्सिटी है, इसका एक यूनिक उद्देश्य है, और इसका एक यूनिक फ्यूचर भी है, और 100 साल है यूनिवर्सिटी का। तो हमको 100 साल में सोचना चाहिए कि यूनिवर्सिटी को हम कैसे एक्सपैंड करें, इसको और भी क्या कहते हैं कि कॉन्टेक्सचुअल कैसे बनाएं हम आज के दिनों में, इसको कैसे और भी आगे ले जाएं इसको, ये सब नहीं सोच के ऐसे एक वातावरण शुरू हुआ है यूनिवर्सिटी में कि एक विंडिक्टिवनेस, एक क्रूड काइंड ऑफ अ बिहेवियर ऑफ द वाइस चांसलर, अध्यापकों के साथ, कर्मियों के साथ, तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। और ये आपने ही बताया, मैं जो देख रहा हूँ कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम तृणमूल के लोगों को छोड़ के उन्होंने संघ के जो लोग हैं उनको, भाजपा के जो घनिष्ठ हैं उनको, संघ के जो लिंक्ड हैं उनको, और लेफ्ट को, सबको उन्होंने टारगेट किया, तृणमूल वालों को छोड़ के। तो यही प्रश्न है, तृणमूल वाले कहते हैं कि वो मेरे दोस्त है। भाई अगर मेरे दोस्त है तो उनके साथ कई बार उन्होंने स्टेज शेयर किया, कार्यक्रम किया, तृणमूल के स्थानीय जो नेता हैं उनके घर जाकर भोजन भी किया, उनके साथ चंद्रनाथ के साथ तो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन किया। चंद्रनाथ सिन्हा रेगुलर मछली सप्लाई करता था यूनिवर्सिटी में ताकि पार्टी हो, उसके मत्स्य मंत्री है, मछली सप्लाई करता था, इलिश, भेटकी वेटकी सब सप्लाई करता था, लोग जानते हैं, क्विंटल मछली। और चंद्रनाथ के साथ वो स्टेज शेयर किया, रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया, अनुब्रत मंडल के घर जाकर उसने भोजन भी किया। तो इनके साथ संपर्क है, क्योंकि आज वीसी का जो आचरण है वो आचरण फायदा पहुंचा रहा है तृणमूल कांग्रेस को, वो भाजपा को फायदा नहीं पहुंचा रहा है। और उसने विद्यार्थी परिषद के लोगों को भी टारगेट किया, संघ से जुड़े हुए जो अध्यापक हैं उनको भी टारगेट किया, और लेफ्ट को भी टारगेट किया। और सिर्फ मेरा ही हिम्मत है ये बोलना, क्योंकि लेफ्ट के लोग मेरे साथ तो मिल रहे हैं, मेरे साथ तो बात कर रहे हैं,
पर ओपनली नहीं बोल रहे हैं। लेफ्ट के लोग नहीं, माने लेफ्ट के पॉलिटिकल लोग, एकेडमिक्स, लेफ्ट के एकेडमिक चिट्ठी भी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने बताया, वो धरना भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। पर लेफ्ट के पॉलिटिकल लोग तृणमूल के साथ मिलके कह रहे हैं कि ये विश्व भारती के वीसी जो है वो आरएसएस और बीजेपी का आदमी है। आरएसएस और बीजेपी का आदमी अगर होता तो छोड़ देता ना फिर बीजेपी और आरएसएस वालों को। उनको भी टारगेट कर रहा है, उनको भी शो कॉज कर रहा है। सो बेसिकली प्रोफेसर चक्रवर्ती हैज़ एन एटीट्यूडिनल प्रॉब्लम। उन्होंने पुराने जो लोग हैं यहाँ उनसे बुरी तरीके से बर्ताव किया, इधर उधर दीवार खड़ा कर दिया, और उसका पूरा राजनीतिकरण जो है वो टीएमसी ने किया, और पूरा फायदा टीएमसी, राजनीतिक फायदा टीएमसी लेने का कोशिश कर रहा है। तो मैं जो बोलपुर के लोगों को बोल रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ कि देखिए, जैसे सोमनाथ बाबू एक समय थे, प्रणब दा एक समय थे, मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूँ। मैं एक सेतु बनना चाहता हूँ बोलपुर और दिल्ली के बीच। मैं एक सेतु बनना चाहता हूँ शांति निकेतन और दिल्ली के बीच, और वो सेतु बन के मैं इनका जो समस्या है उसका समाधान करना, इनके जो समस्या है ये लोक हित में समस्या का समाधान हो, बोलपुर के लोगों के हित में, ये मैं चाहता हूँ। तो ये मैं खुला बोल रहा हूँ, पर मैं इस विषय को वोट बैंक के दृष्टि से मैं नहीं देख रहा हूँ, तृणमूल देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं लोगों को ओपनली बोल रहा हूँ कि आप मुझ पे भरोसा रखिए। पर मैं आपका प्रतिनिधि अभी हूँ नहीं, आपके सारे प्रतिनिधि एमपी टीएमसी का है, एमएलए टीएमसी का है, स्थानीय नेता टीएमसी का है, और उपाचार्य जो है ये टीएमसी से लिंक है। आप मुझे जनप्रतिनिधि बनने दीजिए, हमारा सरकार बने पश्चिम बंगाल में, फिर आप देखिए मैं कैसा सॉल्व करता हूँ इश्यूज। अनिर्बान, आपने काफ़ी साफगोई के साथ वाइस चांसलर को लेकर अपने विचार रखे। मेरी जानकारी में विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्र के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। केंद्र में आपकी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रमेश पोखरियाल निशंक एचआरडी मिनिस्टर हैं। यहाँ मैं बीजेपी के एक कैंडिडेट को ये कहते पा रहा हूँ कि बीजेपी की केंद्रीय सरकार ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जिस वाइस चांसलर को अपॉइंट किया है, वो वाइस चांसलर एकेडमिक्स के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, जो स्टेट की रूलिंग पार्टी है उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, बदले की भावना से काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ रहे हैं। आप लंबे समय से यहाँ सक्रिय हैं, आपने खुद कहा, तो आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की मंत्री जी से? आपकी सरकार जो केंद्र में है उसने वाइस चांसलर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इसमें दो बात है। मैंने शिकायत किया है, मैंने अपने तरफ से फुल रिपोर्ट भी दिया है, और केंद्रीय सरकार जो है, केंद्रीय सरकार का अपना एक काम करने का पद्धति होता है, और वाइस चांसलर का जब अपॉइंटमेंट किया गया, वो बाद में क्या बनेगा क्या नहीं होगा वो पहले से तो कोई सोच नहीं सकता है। अब जैसे कामराज ने कहा था, इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाने के बाद कामराज ने कहा था, बिग मैन्स डॉटर स्मॉल मैन्स मिस्टेक। प्रधानमंत्री जब इंदिरा को उन्होंने बनाया, कामराज ने नहीं सोचा था कि क्या होगा कामराज का पॉलिटिकल हालत। तो मैं कहता हूँ स्मॉल मैन इन बिग पोजीशन, बिठाने के बाद इसका क्या स्वरूप है सब निकल रहा है। मैंने अपने तरफ से पूरा डिटेल मैंने बोला है। शिकायत मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ शिकायत नहीं करता हूँ। शिकायत तभी होता है जब बेबुनियाद होता है, तब आप उसको शिकायत मानते हैं। मैंने अपना रिपोर्ट किया है, और क्योंकि हम लोग अनुशासन में विश्वास करते हैं। देखिए क्या होता है कि यहाँ पश्चिम बंगाल में तृणमूल के शासन में हायर एजुकेशन में कोई अनुशासन नहीं है, सब कुछ चलता है पैसे के आधार पर। आप वाइस चांसलर भी ये लोग अपॉइंट करते हैं पैसे के आधार पे, पॉलिटिकल लीनिंग के आधार पे। गवर्नर साहब ओके कर देते हैं, गवर्नर साहब का सिग्नेचर होता है, फिर भी ये लोग ओवरटर्न कर देते हैं। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस के मेथड्स, पद्धति अडॉप्ट नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार का एक आयाम है कि वो सिस्टम के माध्यम से काम करता है, सिस्टमिकली सब कुछ करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि हमने जो बताया उसके आधार पर आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई होगा, और उचित कार्रवाई होगा। पर अगेन आई एम सेइंग कि मैं ये वोट बैंक के दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ कि कार्रवाई होगा तब मेरा फायदा होगा, नहीं। यहाँ समस्याएं हैं और मैंने वो बताया है, मैंने अलर्ट किया है कि ये इश्यूज है यहाँ, और
मैंने लोगों को कहा कि आने वाले दिनों में ये हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो क्लियर है, ये तो साफ है कि तृणमूल कांग्रेस इश्यूज को सॉल्व करना नहीं चाहते हैं। ये उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ, मेरा प्रश्न है, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाकर मिले क्या प्रधानमंत्री जी से? उनका तो एक्सेस और भी होगा जब पार्लियामेंट सेशन में होगा। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समय चाहे प्रधानमंत्री जी से मिलता है। उन्होंने जाकर क्या बात किया प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा प्रॉब्लम है बोलपुर में, विश्व भारती में, आपको देखना चाहिए? यस नॉट डन। चीफ मिनिस्टर ने बात किया है क्या प्रधानमंत्री जी से कि मेरा ये समस्या हो रहा है इनको लेकर? देख के तो लगता है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बातचीत होती ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सबके साथ बात करना चाहते हैं, पर अगर आप गाली गलौज करेंगे तो किसके साथ बात करेंगे? मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का स्तर ही तो गाली गलौज वाला स्तर में उतर गया है। वो गाली गलौज छोड़ के मोदी को पर्सनल अटैक करना, गाली देना, गाली बकना, ये तो वही करती है। तो क्या बात करेंगे उनके साथ? क्योंकि उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है, हर फेज के बाद और भी बिगड़ता जा रहा है, तो इसलिए वो बात तो करेगी नहीं। पर ये चीफ मिनिस्टर, ये भी वाइस चांसलर के साथ हॉटलाइन है। ये चीफ मिनिस्टर ने कहा था वाइस चांसलर को कि मेरा नंबर आपके पास है, आपको कुछ जरूरत पड़े, कुछ सुविधा असुविधा हो, आप मुझे फोन कीजिए। तो फिर क्या हुआ आज हॉटलाइन का? पिछले 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना क्या हुआ हॉटलाइन का? तो फिर कहना पड़ रहा है ना मुझे कि मुझे तो लग रहा है कि ये सेटिंग है। हॉटलाइन रहने के बावजूद कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इस वाइस चांसलर के खिलाफ यहां लोकल थाने में कई केसेस दर्ज है। तृणमूल सरकार ने किया, लोकल लोगों ने किया। उस केसेस का क्या हुआ? कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है उस केसेस के ऊपर। उल्टा ये शांति निकेतन थाने के जो दरोगा है वो हमारे लोगों को उठाकर बिठा दे रहे हैं थाने में। वाइस चांसलर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है जो पुराने केसेस है। तो गॉटअप ही है ना, ये तो सेटिंग है, कहना पड़ेगा फिर। आपने कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करती हैं। टीएमसी के नेता यही इल्ज़ाम भाजपा पर लगाते हैं और अब तो वो इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है उसकी भी साखी दे रहे हैं। जैसे राहुल सिन्हा पे कार्रवाई हुई कि 4 नहीं 8। एक पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनके कुछ बयानों की बहुत चर्चा होती है। जैसे एक उन्होंने बाल से घसीट के निकाले जाते दिल्ली में, वो बयान दिया, या बरमुडा वाला बयान दिया। तो अलग अलग वर्गों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। मुझे, जैसे आपने प्रणब मुखर्जी का जिक्र किया, प्रणब दा करके कांग्रेस के नेता, आपने सोमनाथ चटर्जी का जिक्र किया, लेफ्ट के नेता, लेकिन ये राजनीतिक शिष्टाचार स्टेट के लेवल पर मुझे सिरे से बयानबाजियों में भाजपा, तृणमूल और सब में गायब दिख रहा है। नहीं, देखिए, एक तो है इलेक्शन कमीशन फिर बायस्ड नहीं है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी कहती थी कि इलेक्शन कमीशन इज एजेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ बीजेपी। दिलीप घोष जी और राहुल सिन्हा जी के शो कॉज किया गया, तो इट मीन्स इलेक्शन कमीशन इज नॉट बायस्ड। 1 सेकेंड इज कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के खिलाफ, माने प्रधानमंत्री के खिलाफ उनका क्या कंप्लेन है इलेक्शन कमीशन में? प्रधानमंत्री कहती है दीदी, ओ दीदी, तो दीदी बोलने में क्या हर्ज है? और अगर दीदी बोलने में उनका आपत्ति है तो हम प्रधानमंत्री जी को आग्रह करेंगे आप पीसी बोलिए फिर, अगर उसको कंफर्टेबल लगता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी, ओ दीदी, अगर मोदी जी कहते हैं, पीसी बंगाली भाषा में बुआ को बोलते हैं, बुआ को बोलते हैं, और ये तो बुआ भतीजा वाला ही पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। दूसरा जो विषय है कि देखिए, राजनीतिक स्तर जवाब, काउंटर जवाब बीजेपी उसमें पड़ता नहीं है नॉर्मली, पर इसका स्तर घटाना आज पश्चिम बंगाल में सिर्फ श्रेय जो जाता है ये तृणमूल कांग्रेस को ही जाता है और ममता बनर्जी को जाता है, क्योंकि उनका जो भाषा का स्तर है वो जो अशिक्षित भी है बंगाल का, उसके भाषा का भी स्तर नहीं है, विशेष करके जो भाषा वो प्रधानमंत्री जी के लिए प्रयोग करते हैं। और मैं तो बीच में मुझे आश्चर्य लगा था, फिर बाद में जाकर इलेक्शन कमीशन ने उनको 24 घंटा के लिए बैन किया, पर मुझे ये आश्चर्य लगा कि इलेक्शन कमीशन दिन पे दिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था ममता बनर्जी के खिलाफ। फ्रॉम डे 1 शी वॉज अटैकिंग इलेक्शन कमीशन, शी वॉज यूजिंग मोस्ट अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शन कमीशन वॉज नॉट इशूइंग अन नोटिस। अब जाकर एक 24 घंटा का बैन किया, उसके बाद भी फिर वो बोलने लगी है। वो कंटिन्यूसली
प्रोवोकेट कर रही थी लोगों को सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ। ये हम सोच सकते हैं कि संविधान के ढांचे में एक चुने हुए मुख्यमंत्री जो संविधान के ऊपर शपथ लिया, वो चुने हुए मुख्यमंत्री ऐसा बयानबाजी कर रही है जो कि हमारे जो संघीय ढांचा है उस ढांचे को ही क्वेश्चन करना, उसके खिलाफ। तो ये क्या, तो इसलिए एक समय पश्चिम बंगाल में शिष्टाचार था। बुद्धदेव भट्टाचार्य, ज्योति बाबू, सोमनाथ बाबू, सिद्धार्थ शंकर रे, प्रणब दा, ये सब उनके बीच एक था एक शिष्टाचार जो कंप्लीटली खत्म हो गया पिछले 10 साल, मोर सो इन द लास्ट 7 years। क्योंकि कोई बोलने वाला, बोली पे कोई लगाम नहीं है और उनको लगता है कि भाषा का स्तर जितना गिरे उतना ही उनको लगता है वोट मिलेगा उनको, पर ये सही नहीं है, वोट नहीं मिलता है ऐसा। आपने अपने पिछले जवाब के सिलसिले में, जब आप स्थानीय टीएमसी नेतृत्व की बात कर रहे थे, तब एक नेता का जिक्र किया, अनुव्रत मंडल, जो यहाँ के टीएमसी के जिलाध्यक्ष हैं। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो खूब चर्चे सुने उनके, टीएमसी वालों से भी, बीजेपी वालों से भी। टीएमसी वालों ने कहा कि तेज तर्रार हैं, बीजेपी वालों ने उसके उलट उस तेज तर्रार की दूसरी व्याख्या की। एक दिलचस्प टिप्पणी बोलपुर के नागरिक ने की। उन्होंने कहा, देखिए तेज तर्रार हैं, किसके लिए नहीं है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इन अनुव्रत मंडल को बीजेपी अपने फोल्ड में लेना क्यों चाहती थी। उन्होंने बताया कि बीजेपी के नेता यहाँ आए, उन्होंने खुला आमंत्रण दिया। सत्य है ये? नहीं, मेरे जानकारी में तो नहीं है, मेरे जानकारी में नहीं है कि उनको आमंत्रण किया है। उल्टा मैंने सुना है कि अनुव्रत मंडल कहता है कि यहाँ कुछ भी हो, मेरे बेटी भी अगर बीजेपी में जाना चाहती है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, यहाँ कोई भी जीते मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मेरा बस अपना चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? धंधा चलना चाहिए। उनका जो धंधा चलता है, क्या धंधा चलता है? सब प्रकार की धंधा चलता है यहाँ रेत तस्करी चलता है, पत्थर तस्करी चलता है, गाय तस्करी चलता है, और इस तस्करी से ही तो रेवेन्यू आता है टीएमसी को। और टीएमसी के जो माफिया है, ये जो तस्करी से जो पैसा आता है इनके पास, ये पैसा को डायरेक्ट करना, इधर उधर भेजना, ये सारे बाहरी माफिया है, ये सारे मिश्रा है। ये बनर्जी मुखर्जी नहीं है, सारे मिश्रा है। बनर्जी के हाथ में जाता है, पर ये सारे मिश्रा है। जैसे विवेक मिश्रा, उनके ही तो नेता है ना विवेक मिश्रा, अभी तक तो एक्सपेल नहीं किया उसको, अशोक मिश्रा। तो तस्कर सारे बाहरी है और इनका धंधा चलता है यहाँ। और ये बीरभूम से जबरदस्त टीएमसी का धंधा चला है। इसलिए जो नागरिक ने कहा ना बीजेपी अपने फोल्ड में क्यों लेना चाहता है, वो मैंने सुना नहीं एटलीस्ट, पर पूछना चाहिए भाई वो लोग क्यों बीजेपी में आना चाहते हैं। चलिए इसी सवाल का विस्तार कर देते हैं। टीएमसी के कई नेता जिनको लेकर स्थानीय लोग इसी तरह के इल्ज़ाम लगाते रहे, हमारी अपनी इलेक्शन रिपोर्ट में, ये कोई पढ़ी सुनी बात नहीं है, और आपकी पार्टी के नेता भी इल्ज़ाम लगाते रहे, जैसे जितेंद्र तिवारी। बाबुल सुप्रियो ने स्पष्ट बयान दिया था जब जितेंद्र तिवारी के बारे में खबर आई थी पहली दफ़ा कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिलीप घोष जी ने हमारे साथ बातचीत में कहा कि ये अर्जुन सिंह वगैरह हम पे हमले करवाते थे और अब वो पार्टी में है। शुभेंदु अधिकारी पर भी इसी तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। क्योंकि आप विचारशील व्यक्ति हैं, टीएमसी के लोग बड़े पैमाने पर बीजेपी में आ रहे हैं। कई इस तरह के आकलन भी आए मीडिया में कि बीजेपी की ये जो 294 की लिस्ट है, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले 10 साल में लेफ्ट या टीएमसी में थे। तो बीजेपी की क्या ये चिंता है कि जो लोगों ने कहा कि 2011 के पहले जो एलिमेंट लेफ्ट में थे, 2011 के बाद वही एलिमेंट टीएमसी में आ गए, और लोग कह रहे हैं कि क्या बीजेपी का भी वही संस्करण तैयार नहीं हो रहा है? इतने बड़े पैमाने पर आप टीएमसी के नेताओं को ले रहे हैं क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि वो बंगाल से करप्शन और पॉलिटिकल वायलेंस के कल्चर को हटाएगी। इन लोगों के भरोसे कैसे हटाएगी जिन पर ऑलरेडी इतने इल्ज़ाम लगे हैं? ये भरोसे नहीं, हम लोग हटाएंगे अपने दल, अपने संगठन और अपने जो विचारधारा है उसके भरोसे में। और मोदी जी ने जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस एस्टैब्लिश किया भारत में,
ये जो नैरेटिव ऑफ गवर्नेंस अब तू मैं से हट के गवर्नेंस परफॉर्मेंस के ऊपर आधार है, ये जो पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव, इस नैरेटिव के माध्यम से हम हटाएंगे। एक सेकंड इज, देखिए कि टीएमसी से जो बीजेपी में आए हैं, टीएमसी मान ले कि टीएमसी को खड़ा करने में और सालों लेफ्ट के साथ संघर्ष करने में इनका बड़ा योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा। अब वो आए हैं हमारे साथ, टीएमसी खड़ा हुआ पार्टी के नाते, सिर्फ ममता बनर्जी के लिए नहीं, ममता बनर्जी थी वहाँ पर, उनको तो चाहिए था ना संगठन खड़ा करने के लिए लोगों को, तो इन लोगों ने किया। और टीएमसी में आज ऐसा परिस्थिति है, जो लोग जिनके थोड़ा पॉपुलैरिटी है, जिनका मास एक आधार है, वो टीएमसी में रह नहीं पाते हैं, क्योंकि जब से टीएमसी बुआ भतीजा पार्टी बना है तब से इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है पार्टी में। तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी अट्रैक्ट्स देम, उनको लगता है कि भाजपा में आके हमको रोल मिलेगा, हमको स्पेस मिलेगा, हम काम करने की क्षमता जो है उसको हम उपयोग कर सकते हैं। और ये भी हमको याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि भारतीय जनसंघ के, और वो विषय मैं बोलना भूला नहीं है कि, बट वो रह गया वो पॉइंट, कि भारतीय जनसंघ का प्रतिष्ठाता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उनके ज़्यादा बंगाली कोई हो नहीं सकता। एक हिसाब से ही वॉज अ क्विंटेसेंशियल बंगाली, इसलिए वो बाहरी वाला नैरेटिव खटता नहीं है अपने साथ। तो भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी 3 से 300 तक जो जर्नी, ये पार्टी तो मिट नहीं गया ना, ये पार्टी तो चला। ये पार्टी प्रवाह में कई लोग आए, कई लोग गए, कई लोग इसमें एकदम समाहित होकर इंटीग्रल पार्ट भी बन गया इस पार्टी का। इसलिए कोई दूसरे पार्टी से इस पार्टी में आए और इस पार्टी का चरित्र, स्वभाव और इसका जो एक्सप्रेशन बदल जाए, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा आधार है विचारधारा, और हमारा मूलभूत जो आधार है, ये लंबे समय से एक मूवमेंट, संघर्ष और एक सेल्फ रिन्यूइंग जो इसका क्वालिटी है, इसके माध्यम से चल के आया। नहीं तो कई पार्टी शुरू हुआ ना, स्वतंत्र पार्टी शुरू हुआ, बंद हो गया, कृषक प्रजा पार्टी शुरू हुआ, अपना जो पीएसपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी शुरू हुआ, बंद हो गया। कई ऐसे सारे पार्टीज जो उस समय, जब जनसंघ के पास भी कुछ ऐसा नहीं था, जनसंघ भी स्ट्रगल ही कर रहा था, ऐसे कई पार्टी शुरू हुआ, बंद हो गया, पर जनसंघ बंद नहीं हुआ। जनसंघ से वो मेटामॉर्फोज हो गया भारतीय जनता पार्टी, बेसिक वही था, वही कैडर था, वही वर्कर्स थे, वही नेता थे। तो इसलिए मुझे लगता है जो लोग ये कहते हैं, उनको ना बंगाल का ज़्यादा समझ है, ना टीएमसी का समझ है, ना भारतीय जनता पार्टी का समझ है। कह रहे हैं, साधारण लोग में ये बात आना भी स्वाभाविक है। पर विरोधी ये कहते हैं अनिर्बान जी कि जिन नेताओं के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे थे 2019 के चुनाव में, आप इन्हीं नेताओं के खिलाफ शिकायत कर रहे थे कि साहब ये बीजेपी के वोटर को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। तो वो जो एक सोशल मीडिया वाले तर्क को दोहराऊं कि साहब बीजेपी में आते ही सब पवित्र हो जाते हैं, फिर पार्टी विद डिफरेंस वाले लॉजिक का क्या हुआ? ये सब नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे ना, चाहे जितेंद्र तिवारी हो, चाहे 2016 चुनाव तक अर्जुन सिंह हो या शुभेंदु अधिकारी हो। 2019 में हमें तो नंदीग्राम में कई ऐसे वोटर मिले जिन्होंने कहा कि दादा हम तो टीएमसी के खौफ से बीजेपी में आए थे और खौफ यहाँ पे शुभेंदु का था, अब शुभेंदु ही भाजपा में आ गए, हम क्या करें? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एक बूथ के लेवल पे कई जो आपके कैडर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है बूथ के लेवल पे कैडर्स अनकंफर्टेबल फील करें। और शुभेंदु आने के बाद किसी एक भी दिन शुभेंदु ने किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया, ये मैं कह सकता हूँ, मेरे जो ऑब्जर्वेशन है। पर आपका प्रश्न का मेरा दूसरा प्रश्न है कि टीएमसी तो बना कांग्रेस से अलग होके ना, कांग्रेस से प्रोटेस्ट करके, उसके बाद हर चुनाव ने टीएमसी ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, क्यों? तो फिर अलग होने का क्या मतलब था? कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की यूपीए में यही मंत्री बनी ना ममता बनर्जी, तो पॉलिटिकल कैरेक्टर फिर क्या है उनका? टीएमसी का पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या है? अभी अधीर बाबू ने, अधीरदा ने भी कहा कि अगर बहुमत नहीं आता है और बहुमत के पास अगर टीएमसी आके अटक जाता है तो हम सब सोच सकते हैं कि हम अलायंस करेंगे। हाँ, तो ये सब मुझे लगता है कि जो लोग जो अपने विरोधी ये सब बात कर रहे हैं, पहले तो वो सोचे कि बंगाल में वो अपने पार्टी को कैसा बचाएंगे। लेफ्ट खत्म हो रहा है, कांग्रेस साइन बोर्ड पार्टी बन गया है, टीएमसी का अस्तित्व ही अभी संकट में है, तो लोग सोचे कि भाई आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, शुभेंदु क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो हम देखेंगे पार्टी में, आप अपना पार्टी को बंगाल में क्या कैसे बचाएंगे और लोग आपके पार्टी को
हर चुनाव के बाद रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, या होल लेफ्ट और टीएमसी का अभी रिजेक्शन जो होगा। और वही दूसरा बात मैंने जो बताया। दो आखिरी सवाल। आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र किया और उन्हीं के नाम पे बने संस्थान में आप अभी मुख्य पदाधिकारी भी हैं। एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मेरे मन में ये जिज्ञासा आती है कि जिस भारतीय जनता पार्टी की जो मूल पार्टी है भारतीय जनसंघ, उसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद बीजेपी को पश्चिम बंगाल में एक पॉलिटिकल फोर्स बनने में इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग गया आपको? ये प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। ये प्रणब दा के एक इंटरव्यू 1996 या 97 में उन्होंने बहुत अच्छा एक इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने कहा था उस समय, यही प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया था और वो बहुत सही है। क्या हुआ कि पहले जो इलेक्शन, साधारण निर्वाचन इलेक्शन जो था जनरल इलेक्शन, आम चुनाव जो था, उसमें जनसंघ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और बंगाल में वो अपने आप को, हालांकि 3 सीट मिला, बट इट हैड बीन एबल टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ फोर्स। वो 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अचानक देहांत होने के बाद ये लेफ्ट और कांग्रेस मिलके वो जनसंघ का जो बेस आधार था उसको उन लोगों ने दबा दिया, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद उस कद का कोई नेता, क्योंकि तैयार होने में समय लगता है ना। उन्होंने जन्म दिया 1951 जनसंघ को, 53 में ही पास्ट अवे, तो हार्डली ही गॉट 2.5 years टू सेट द बेस इन बंगाल। और उस कद के राष्ट्रीय नेता बंगाल से इस तरफ कोई था नहीं, तो इसलिए वो, बट ये जो आप कह रहे हैं कि इतने सालों में फिर से भाजपा उभर के आया है, जनसंघ का जो वो सेंटिमेंट था वो कहीं वो मिट नहीं गया था। इट हैड गॉन, इट हैड, कैसा कह सकते हैं कि थोड़ा सो गया था। इट वॉज देयर इन द सबकॉन्शियस ऑफ द बंगाली साइकी। कहीं कहीं आप गांव में, मेरा खुद ये अनुभव रहा, सालों आप गांव में घूमेंगे, कई हेडमास्टर, टीचर्स निकल के आएंगे कि मैं जनसंघ करता था, एक समय मैं जनसंघ, और गांव में अंदर जनसंघ करता था मैं। तो इसलिए वो जनसंघ का जो एक प्रवाह था या धारा, ये या एक वो फ्लो, वो कहीं थोड़ा स्लो हो गया था पर सूख नहीं गया था। इसलिए धीरे करके ये फिर से उठ आया है। तो मुझे ये लगता है यही विषय था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जाने का, ये कारण था। आखिरी प्रश्न, पूरे देश में कोविड बीमारी की फिर से लहर है। आप सोशल मीडिया खोल के देखिए तो लोग ऐसी इतनी करुणा के साथ, असहायता के साथ पुकार कर रहे हैं, कोई प्लाज्मा के लिए, कोई पेशेंट के भर्ती होने के लिए, इट्स फ्लडेड। लेकिन बंगाल में हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो लापरवाही के सर्वोच्च उदाहरण पेश कर रहा है। चाहे आपकी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे लेफ्ट के लोग हों, हालांकि लेफ्ट ने कल ऐलान कर दिया कि अब वो वर्चुअल करेंगे, चाहे तृणमूल कांग्रेस के, लेफ्ट ने ऐलान किया कि पार्टी तो वर्चुअल बन गया है ना, इसलिए उनको वर्चुअल कैंपेन करना पड़ेगा। आपकी पार्टी वर्चुअल नहीं है, तृणमूल कांग्रेस जो अभी यहाँ सत्ता में है वो वर्चुअल नहीं है। बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियाँ, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रोड शो, प्रदर्शन, ये सब हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं। बंगाल में चुनाव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए नहीं हो सकते? ये एक जो पॉलिटिकल क्लास की लापरवाही है कि पूरे देश में इस समय आप देखिए सूरत में क्या हाल है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह, दिल्ली, बुरा हाल है, लेकिन बंगाल में दिख नहीं रहा। और लोग ये फिर चुटकुला चलाते हैं कि जहाँ भैया चुनाव करवा दो, कोविड अपने आप ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। नहीं, मुझे ये तो कोविड गाइडलाइंस और ये सब फिर से इशू हुआ है, और जहाँ तक मेरा आई एम कंसर्न, मैं अपने हर डोर टू डोर के पहले या रैली के पहले उतर के ही सबको कहता हूँ पहले मास्क पहनना है
और हमको मास्क पहन के जाना है, हाथ बार बार सैनिटाइज करना है, ये सब करना है। तो ये तो दायित्व बनता ही है, सबको करना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय नेता ही नहीं कर रहे हैं सारी, आप देखिए रोड शो। मैं टीएमसी वालों से भी यही पूछता हूँ कि वो कहाँ गई वो जिम्मेदारी, वो जवाबदेही? नहीं, आई एम श्योर कर रहे हैं, करेंगे, आने वाले दिनों में करेंगे, क्योंकि अभी गाइडलाइंस तो इशू हुआ है, आई एम श्योर। गाइडलाइंस तो पहले से थी ना निर्माण जी। ये जब हम कमेंट, जैसे आप मान लीजिए आपका इंटरव्यू जाएगा, वीडियो पोस्ट होगा, तो उसमें भी नीचे लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई ये जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं बिना मास्क के, रोड शो हो नहीं रहे हैं। तो रैली में मास्क पहनना, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी तो दायित्व रहता है ना। जैसे मैं जब जाता हूँ, मैं अपना मास्क पहन लेता हूँ और उतर के सबको कहता हूँ भाई आप अपना मास्क पहन लीजिए। तो रोड शो में जो नेता जा रहे हैं, हाँ, तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तो नहीं कह रहे कि मास्क नहीं पहनना है। जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको पहनना चाहिए। और वो खुद, हाँ, जो लोग जिनका एक बार हो गया है वो नहीं पहन रहे मास्क। पर डॉक्टर तो ये कहते हैं कि सबको मास्क पहनना चाहिए। नहीं, डॉक्टर तो अभी कह रहे हैं, नहीं तो पहले तो था कि आपको एक बार हो गया तो होगा नहीं। तो अभी डॉक्टर शायद कह रहे हैं कि मास्क पहनना चाहिए फिर से। आपके अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं कि पॉलिटिकल कंपल्शन इन माय प्रोग्राम्स आई एम आस्किंग एवरीवन टू वेयर एंड आई वेयर, बट आई एम नॉट आंसरेबल फॉर व्हाट अदर्स डू, including your own even if it is my party, because I have not organized those rallies. In my rally, if I am organizing, I am giving a directive, one. Second is, every political worker also, it is his or her responsibility to wear a mask and not wait for your leader to tell you to wear a mask. Why? If you are a political worker, you are conscious enough कि आपको मास्क पहनना चाहिए। कोई और पहने नहीं पहने, आप पहन के आइए। आप क्यों नहीं पहन रहे? तो पहनना चाहिए। Why should you wait for your leader to say? एक Why should you wait for that matter for the doctor to say? एक आखिरी सवाल, चूंकि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, इस तरह का दावा है, तो तृणमूल कांग्रेस वाले एक सवाल उछालते हैं कि अच्छा ये सरकार बनाने जा रहे हैं तो इन्होंने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान क्यों नहीं किया? अरे वो उनको बोलिए, सोचना नहीं चाहिए। ये लोग पहले प्रश्न उछालते थे 8 महीने 6 महीने पहले, अब 6 महीने से ये प्रश्न नहीं उछाल रहे हैं, क्योंकि उनके ही जो स्ट्रैटेजिस्ट है कह दिया ना कि पश्चिम बंगाल के लोग डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से कनेक्ट किया है और उनको कोई ये नहीं है कि कौन नहीं, उनको डायरेक्ट मोदी जी से उनका एक हो सब समर्थन वो दे रहे हैं उनको। तो इसलिए टीएमसी अब पिछले 6 महीने, मुझे लगता है आप थोड़ा बैकडेटेड हैं। मैं देख रहा हूँ बंगाल में पिछले 6 महीने से कोई टीएमसी ये सार्वजनिक तौर पे ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि आपका टीएमसी, आपका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। नहीं अनिर्बान जी, मेरी अभी पिछले दिनों ही ऑन कैमरा बातचीत हुई है प्रशांत किशोर से भी, जिनका आपने जिक्र किया, सुखेंदु शेखर रॉय टीएमसी के राज्यसभा सांसद है, उन दोनों ने इस चीज़ का जिक्र किया। तो आपने कैमरा पकड़ के उनको पूछा करके, प्रश्न पूछा करके वो बोल रहे हैं। आपने प्रश्न पूछा करके बोल रहे हैं, पर 6 महीने पहले बिना प्रश्न पूछ के वो पूछ रहे थे। अभी वो पूछना बंद कर दिया। प्रश्न आप पूछेंगे तो नेचुरली उत्तर देंगे सुखेंदु दा और ये लोग, वो उनको भी मालूम है कि वो अभी कोई, इट हैज़ गॉन बियॉन्ड दैट स्टेज। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन हु इज बीजेपी चीफ मिनिस्टर, पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन अनसीटिंग टीएमसी चीफ मिनिस्टर। उनको परास्त करना है, इसलिए वो अपना मुख्यमंत्री को बचाए। आप अनिर्बान गांगुली को सुन रहे थे। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम बार बार कहते हैं, फिर दोहरा रहे हैं, लोकतंत्र में संवाद ज़रूरी है, लोकतंत्र में, जनतंत्र में जन की भागीदारी ज़रूरी है और भागीदारी के लिए जन का जीवित रहना ज़रूरी है। इसलिए आप पॉलिटिकल कवरेज देखिए, अपने नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करिए, मास्क पहनिए, अपना खूब ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का भी ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू।